Good morning students, this is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम यूनिट 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं जो जनांकिकी डेमोग्राफी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ को। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Our country covers only 2.4% of the land area of the world, whereas it is the home of more than 16.87% of the world's population. And this is second only to 21.03% of China, but is much higher than 12% of the entire continent of Africa, 9.4% of Europe, and 4.63% of the USA. हमारा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। हमारा देश विश्व का 2.4% लैंड एरिया रखता है, लेकिन यहाँ विश्व की 16.87% जनसंख्या निवास करती है, जो कि चीन के बाद दूसरा स्थान है, जहाँ की 21.03% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का से भी अधिक है, जहाँ की 12% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। यूरोप में 9.4% और यूएसए में 4.63%. Our population is more than the population of the USA, Russia, Canada, Australia, and Brazil put together. India's total population is about 3.6 times that of USA, 6 times that of Brazil, 7 times that of Russian Federation, 33 times that of Canada, and 55th times that of Australia. About 3/4 of our total population is living in rural areas, indicating that we are basically depending on agriculture and other primary activities. India's population is growing at a very fast rate. यदि हम अपने जनसंख्या के प्रारूप पर दृष्टिपात करें तो हमारी 3/4 जनसंख्या तो गांवों में रहती है, जो कि मूल रूप से प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं और कृषि पर आधारित है। भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। 81 से 91 का जो दशक था, उसमें एवरेज ग्रोथ रेट 2.38% पर एनम थी। हालांकि ये थोड़ी सी घटी और 1991 से 2001 के दशक के बीच ये 2.15% पर एनम पर पहुंची। Even at this rate of growth, our annual growth of population is equivalent to the total population of Australia. हमारी जो बढ़त है वही ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर हो जाती है। If the present rate of growth continues, India's population will be doubled in a period of just 32 years. Cities and towns have registered a much higher growth rate than that of the villages. This is due to large-scale migration of people from villages to towns and cities in search of jobs and better amenities of life. An outstanding feature of Indian population is that it is male-dominated. This means that there are more males as compared to females. यदि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करें तो ये वृद्धि दर धीरे धीरे शहरों में अधिक होने लगेगी, क्योंकि गांव से शहरों की ओर स्थानांतरण होगा जॉब की तलाश में और दूसरी जीवन की बेहतरीन सुविधाओं की तलाश के लिए। हम जानते हैं कि द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग पॉपुलेशन rather than the total population. Unfortunately, about 2/3 of our population consists of non-workers, and only 1/3 of our people are workers. हमारे देश की जो क्रियाशील जनसंख्या है, किसी भी देश की क्रियाशील जनसंख्या उसकी आर्थिक समृद्धि का आधार होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ 2/3 जनसंख्या ऐसी है जो कि नॉन वर्कर्स की श्रेणी में रखी जाती है, और जो 1/3 है पीपल वो ही वर्कर्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर हम
जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को किस तरह से देखते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं और इसकी दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। भारत में जो है, भारत की जनसंख्या वृद्धि का यदि हम प्रारूप देखें तो उससे स्पष्ट है कि 1911 से 1921 के दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत में निरंतर तीव्र वृद्धि अंकित की गई, क्योंकि इस दशक में महामारी, सूखा और अकाल से जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि का प्रतिशत रहा 1961 से 71 में 24.80%। 1971 से 81 के दशक में भी वृद्धि 24.66% अंकित की गई। 1991 में 23.87 और 2001 में घटकर 21.54% रही। 2011 की जनगणना में ये और घटी और ये 17.69% रही, अर्थात दशकीय वृद्धि में 3.85% की गिरावट 2001 से 2011 के मध्य देखी गई। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बेसिकली 5 हैं। नंबर 1, ग्रोथ रेट। Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between two given points of time. The net change between 2 points of time is expressed in percentage and is described as the growth rate of population. जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन दो समय बिंदुओं के मध्य। दूसरी बात आती है नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि। द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। प्राकृतिक जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य का जो अंतर है वो एक प्रकार की प्राकृतिक वृद्धि होती है। नंबर 3, माइग्रेटरी ग्रोथ। दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कोज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ पीपल। जब लोगों का स्थानांतरण होता है किसी स्थान विशेष पर तो वो स्थानांतरणीय वृद्धि होती है। देन पॉजिटिव ग्रोथ, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम, it is called positive growth, and it takes place when the birth rate is higher than the death rate or people migrate from other countries. यदि वृद्धि है, यदि पॉजिटिव वृद्धि है तो वो सीधे दर्शाती है कि जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक रही है। एंड नेगेटिव ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम। इट टेक्स प्लेस इफ द बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। ठीक है, बड़ा स्थानांतरण हुआ हो तो बात अलग है, अदरवाइज जन्म दर और मृत्यु दर के सापेक्ष ही जनसंख्या वृद्धि को देखा जाता है। यदि जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक है तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत मानी जाती है। भारत के जनसंख्या वृद्धि के प्रारूप को हम देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901। These significant turning points are the census years 1921, 1951 and 1981. Thus, the demographic history of India during the 20th century can be charted and classified into 4 distinct phases. हम इसे 4 महत्वपूर्ण phases में बांटकर स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या का काल कहें 1901 से 1921 के मध्य, मंद कहें एक तरह से, मंद जनसंख्या वृद्धि का काल। देन द पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, जबकि स्थिर वृद्धि का काल रहा 1921 से 1951 के मध्य। नंबर 3, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल रहा 1951 से 1981 के मध्य। और फिर पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन।
जबकि जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ी, लेकिन उसके नीचे जाने के भी विभिन्न साइंस थे। वो 1981 से 2001 के बीच का समय रहा। सबसे पहले हम पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन देखते हैं। देखिए, 1901 से 1921 की जो अवधि है उसे भारत की जनसंख्या वृद्धि के चार्ट में रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, या यूँ कहें कि ऋणात्मक ही थी। जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। उसका कारण रहा, जैसा कि हमने पहले भी बात की, अकाल, महामारी, सूखा, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति ठीक से नहीं होना, निरक्षरता, भोजन और दूसरी आधारभूत आवश्यकताओं की ही अपर्याप्तता। तो मोटे तौर पे ये उत्तरदायी रहे इस स्थिति के कारण। दूसरा हम बात करें पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ। स्टीडी ग्रोथ जो कि 1921 से 51 के दशकों में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि अवधि मानी जाती है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे लाया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार आया। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि 1920 के दशक की जो महान आर्थिक मंदी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पृष्ठभूमि थी, उस दृष्टि से ये वृद्धि दर प्रभावशाली थी। इसके बाद हम बात करें अवस्था तीसरी, जो कि तीव्र वृद्धि का समय रहा। 1951 से 1981 के मध्य के 30 साल, इन दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है इस समय को। ये देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। इस अवस्था में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये वो अवधि थी जिसमें कि एक नियोजित प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को शुरू किया गया देश में। तो अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होने लगी, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, और जो विभिन्न महामारियां थीं उन पर काबू पाया गया। चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर हुईं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च हुई और वृद्धि दर जो है उच्चतर हुई। और इन सब के अतिरिक्त एक और भी कारण है कि तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते हुआ जो इंटरनेशनल माइग्रेशन था, और पाकिस्तान से भी आने वाले लोगों ने इस उच्च वृद्धि दर में अपना योगदान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं घटती वृद्धि दर, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट विथ डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। 1981 से 2001 के बीच का समय। देश की जनसंख्या वृद्धि 2001 या 2011 तक आप इसे ले लें, 1981 से 2011 तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसा जनसंख्या वृद्धि के लिए जो अधोमुखी प्रवृत्ति के लिए जो प्रोत्साहन दिए गए, पूरे देश में जो नियोजित तरीके से कार्यक्रम चलाए गए, उसको उत्तरदायी माना जाता है। अच्छा, देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि की गई और स्त्री शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ, उसके भी अभूतपूर्व परिणाम निकले। यदि हम देखें तो 1981 में 24.66 दशकीय वृद्धि प्रतिशत रहा, 1991 में 23.87, 2001 में 21.54 दशकीय वृद्धि प्रतिशत, और 2011 में 17.69 दशकीय वृद्धि प्रतिशत देखा गया। तो इंडियाज़ एनुअल ग्रोथ रेट 1.95% ड्यूरिंग 91 to 2001 was much higher than the world population growth rate 1.4% as estimated by the United Nations. In contrast, China registered a much lower annual growth of about 1% during 1900 to 2000.
In fact, the growth rate of China is now very much comparable to that of the USA, 0.9%. Among the 10 most populated countries of the world, only Pakistan and Nigeria have population growth rate higher than that of India. Even some neighboring Muslim countries like Indonesia and Bangladesh recorded population growth rates lower than India. On the other extreme end of the scale, Russian Federation recorded नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो भारत में जो इस पीरियड में भी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो इतनी कम नहीं थी अपने पड़ोसी देशों की तुलना में देखा जाए तो। इसके बाद हम लेते हैं द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। जनांकीय संक्रमण एक प्रक्रिया है जो किसी समाज में जनसंख्या के परिवर्तन को इंगित करता है और इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। स्टेज 1 हाई डेथ एंड बर्थ रेट्स, लो ग्रोथ रेट। स्टेज 2 रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, कंटिन्यूड हाई बर्थ रेट, वेरी हाई ग्रोथ रेट। स्टेज 3 रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, continued decline in death rate, growth rate begins to decline. And stage 4 low death and birth rates, low growth rate. संक्रमण वो अवस्था मानी जाती है कि जिसमें मेजर परिवर्तन होते हैं और उसका प्रारूप जनांकीय संक्रमण का इस प्रकार का होता है कि अवस्था जो पहली है उसमें मृत्यु और जन्म दर ऊंची रहती हैं, परिणाम स्वरूप वृद्धि दर नीची रहती है। जो दूसरी अवस्था होती है उसमें मृत्यु दर तेजी से घटती है और जो जन्म दर है वो निरंतर बढ़ती जाती है, परिणाम ये होता है कि वृद्धि दर तीव्र होती है। अवस्था 3 जो होती है उसमें फिर जन्म दर घटती है और साथ ही साथ जो मृत्यु दर है उसमें भी गिरावट आती है, जिससे जो वृद्धि दर है वो घटने लगती है। और फिर जो चौथी अवस्था होती है उसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही नीचे हो जाते हैं और वृद्धि दर जो है नीचे चली जाती है। इस ट्रांजिशन फेज़ को ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष इसको महसूस करता है। द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज़ फेयरली इन ट्यून विद द क्लासिकल थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वो किस तरह से कि ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द 19th century इंडिया विटनेस्ड ए फ्लक्चुएटिंग बट अल्टीमेटली मोर और लेस a stagnant growth of population which drifted into the 20th century until 1921। भारत में यदि देखा जाए तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो हमने 4 स्टेजेस दिखाई वो क्लासिक थ्योरी यहाँ पर काफ़ी सही साबित होती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी का जो दौर था वो वही दौर था 1921 तक, जबकि हमारी जनसंख्या वृद्धि स्टैग्नेंट थी। उसके बाद कंट्री पास थ्रू सक्सेसिवली ऑल द फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इज़ नाउ widely believed to have entered the final phase, which is normally characterized by rapidly declining fertility। तो तमाम उच्च अवस्थाओं से गुजरते हुए माना जाता है कि अब भारत चौथी अवस्था में एंटर कर चुका है, जबकि जो प्रजनन दर है वो नीचे गई है। However, it is yet to be seen as to how long will this phase extend and when India will achieve a stable population. The National Program Policy (NPP) adopted by the Government of India in 2000 states that the long-term objective is to achieve a stable population by 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ये ऐसा मानती है कि 2045 तक हम स्थिर जनसंख्या के इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। It has been assumed in the policy document that medium-term objective of bringing down total fertility rate (TFR) to replacement level of 2.1 by 2010 will be achieved. Considering the significance of population
control. We celebrate World Population Day on 11 July each year. अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के राज्यवार प्रारूप की। देखिए, भारत में राज्यों की दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। वर्ष 2011 में हम इस मैप को देखें, डिकेडल ग्रोथ रेट है, देखिए अबव 35 वाले एरियाज, और कमोबेश 25 से 35, 15 से 25, 5 से 15 एंड बिलो 5 वाले एरियाज। वर्ष 2011 में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादरा नगर हवेली में 55.88% रही और सबसे कम वृद्धि नागालैंड में -0.50% अंकित की गई। देश के 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 17.69% से अधिक रही। तो जिन राज्यों में 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि 15% से कम रही है वो राज्य हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में केवल 6.30% वृद्धि हुई। विगत 1990 से 2001 और यदि वर्तमान माने 2001 से 2011 दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि देश के 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि में घटाव की प्रवृत्ति देखी गई। सर्वाधिक घटाव देखा गया नागालैंड में 65% और न्यूनतम घटाव देखा गया 0.94% झारखंड में। देश में 15 राज्यों में घटाव का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 3.85 से ज़्यादा और शेष 11 राज्यों में कम पाया गया। दूसरी तरफ पिछले 2 दशकों के बीच धनात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले जो राज्य थे उनका प्रतिशत 3.89% जो है वो तमिलनाडु में और 7.46% पुडुचेरी के बीच पे पाया गया। तो ये जो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ में स्पेशियो टेम्पोरल देखा, वेरिएशंस देखी, इस वेरिएशन को के कई आधार रहे। जैसे हम देखें अर्बन रूरल डिफरेंसेस, नगरीय ग्रामीण अंतर, नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, माइग्रेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। Large number of people migrate from rural areas to urban areas for livelihood, and consequently the growth of population in urban areas is much higher than in the rural areas. तो उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो भी देखने को मिलता है जब हम राज्यवार डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उस दृष्टि से। यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पैटर्न देखें तो रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ कम इन शार्प फोकस when studied at the district level. Spatiotemporal variations in population growth are much larger at the district level as compared to the state level. तो जिला स्तर पर ये वृद्धि जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई मिली राज्य स्तर की तुलना में। जैसे वोखा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड हैज़ द हाईएस्ट decadal growth 95.01, while Mammoth in Mizoram has recorded the lowest -3.50. 4 districts of Nagaland find place in the top 10 slots of the districts with the highest growth rate. Among the districts in major states, the highest percentage decadal growth of 54.86% has been recorded in Thane district of Maharashtra. उसके बाद पंचकुला हरियाणा 51.16%, then Faridabad in Haryana 48.47%. The districts of Delhi figure twice both in the top 10 as well as the bottom 10 categories of districts in terms of percentage decadal growth. The distribution of districts
by different ranges of decadal growth rates for the decades 1980 to 91 and 99 to 2001. इसी तरह से हम देखें विभिन्न राज्यों जैसे केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी. Karnataka have 5 and 4 districts respectively in growth rate less than 10%. There are 19 districts in the country which have registered high growth rate of more than 50%. Among them, as many as 5 belong to Nagaland and 4 to Delhi. As many as 240 districts are in the decadal growth of 20 to 29.99. This range includes the national growth rate. Uttar Pradesh has the highest number of 52 districts in this range. This is followed by Madhya Pradesh 33, Rajasthan 22 and Bihar 21. As many as 10 states and union territories do not have even a single district in this range. This is an indication of variability of growth range in different parts of the country.